नमस्कार मित्रों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक पर एक नई सीरीज़ चलाई हुई है और आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इस कड़ी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी। डॉक्टर यजुर्वेदी जी की संगीत की शिक्षा हुई है पंडित शंकरनाथ पाटिल जी और विदुषी सुलोचना बृहस्पति जी के संरक्षण में। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में भारती कॉलेज में संगीत विभाग की एचओडी हैं। आपने शास्त्रीय संगीत के कई कार्यक्रम देश विदेश, दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी किए हैं। आपने अनेक शोध पत्र भी लिखे हैं, किताबें और नेशनल आर्काइव से प्रोग्राम भी किए हैं। आपने AIR पर भी काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। आज वो हमें बताएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विभिन्न वाद्यों की क्या उनकी महत्व है। उनके साथ तबले पर हैं श्री लाल बाबू राय जी, जिनके गुरु हैं पंडित मिथिलेश जी। तानपुरे पर उनका साथ देंगी गगनजीत कौर जी, जो कि गुरबाणी संगीत और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में एक्सपर्ट हैं। आइए डॉक्टर यजुर्वेदी जी का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज वो हमें क्या बताएंगी। आपका स्वागत है। आज हम वाद्यों की बात करते हैं। वाद्य जो कि संगीत का जो है एक अभिन्न अंग है, इसके बारे में आज हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। पहले एक बंदिश से हम शुरू करते हैं। राग बिहाग की 3 ताल की बंदिश है। बोल है झनन झनन तोरी बाजे पैजनिया, लचक लचक चली चाल मोहनिया, नैन बसीरी सावरी सूरत, लिपटत दधी माखन मुख दैया। भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है, जो हम जिस तरह से इसमें वर्णन है कि दही और माखन जो है वो मुंह में लिपटा हुआ है और लचक लचक कर चल रहे हैं। उनकी इस चाल में जो उनकी पैंजनियाँ हैं, छोटी छोटी जो पाजेब होती है जो बच्चों को पहनाई जाती है, वो जो है वो झनन झनन जो है वो बज रही है। तो इतना सुंदर वर्णन जो है इस बंदिश में किया गया है। आइए पहले हम इस बंदिश को सुनते हैं, इसको सीखते हैं और उसके बाद फिर हम वाद्यों की बात करते हैं। झनन झनन तोरी बाजे पैंजनिया, झनन झनन तोरी बाजे पैंजनिया, लचक लचक चली चाल मोहनिया, लचक लचक चली चाल मोहनिया, झनन तोरी बाजे पैंजनिया, झनन झनन तोरी बाजे पैंजनिया, लचक लचक चली चाल मोहनिया, लचक लचक चली चाल मोहनिया, झनन झनन तोरी। नैन बसीरी सावरी सूरत, नैन बसीरी सावरी सूरत, लिपटत दधी माखन मुख दैया, लिपटत दधी माखन मुख दैया, झनन झनन तोरी बाजे पैंजनिया, झनन झनन तोरी
बाजे पैंजनिया बाजे पैंजनिया बाजे पैंजनिया जनन जनन जन जनन जनन जन बाजे पैंजनिया जनन जनन तोरी बाजे पैंजनिया जनन जनन तोरी जनन जनन तोरी जनन जनन तोरी बाजे पैंजनिया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आज हमने बंदिश से क्यों शुरू किया। देखिए, इसके पीछे भी एक कारण रहा है। बंदिश जो है वो मैंने गाई, और जब मैं गा रही थी तो आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि तबले पर 3 ताल बज रही थी और तानपुरे पर गगन जी जो है लगातार जो है संगत कर रही थी, साथ साथ गा भी रही थी। तो कहने का मतलब है कि जब हम गायन करते हैं उसके साथ जब वाद्यों का जो एक जो संयोग है या उनका जो एक समन्वय होता है गाने के साथ, तो वो एक जिस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, तो वो एक विशिष्ट तरह का जो एक आनंद है वो प्रदान करता है। यानी ऐसा लगता है एवरीथिंग इज़ कंप्लीट। जब हम गायन के साथ ताल को लेते हैं तो ताल हमें एक दायरा, एक लिमिट बताती है कि हाँ भाई इतने मात्रा है, इसी में आपको जो है विस्तार करना है। हमने तानपुरे को लिया, तानपुरा हमें जैसे कहते हैं कि एक रेल की पटरी होती है जिस पे कि जो है रेलगाड़ी दौड़ती है, इसी प्रकार से स्वर जो है वो निरंतर जो है स्वर जो है उस पर उसका वादन किया जाता है। उससे जो स्वर निकलता है वो हमें एक स्केल प्रदान करता है, जिसको कि हम कहते हैं हम अपने सा को जानते हैं। हमने कहा कि चौथे काले में हमने अपने तानपुरे को मिलाया, तो उसको हम उसको आधार मानते हुए हम गाते हैं। यदि हमारा स्केल हायर है, हम ए से गा रहे हैं या हम उससे भी आगे लेते हैं, तो हम तानपुरे की तारों को उसी पर मिलाते हैं। जो पुरुष वर्ग है तो वो मेल तानपुरा जो है वो अलग होता है, तो वहाँ पर जो है उसकी उनका स्केल है उसके हिसाब से ही तानपुरे को मिलाया जाता है। तो मैं जो इन दोनों वाद्यों की बात कर रही थी, क्योंकि ये दोनों वाद्य फ़िलहाल आपके सामने मेरे साथ गायन में संगत दे रहे थे। अब कारण इसका ये है कि आज हम वाद्यों की बात करेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन कौन से वाद्य प्रयोग होते हैं। मैं शास्त्रीय ही की क्यों बात करूं, मैं वाद्यों की बात करती हूं कि वाद्य जो हैं वो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, या वाद्य जो हैं वो कैसे कैसे किस किस किन किन शैलियों के साथ उनका प्रयोग होता है। वाद्यों की बात करते हैं तो हम प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक का समय लें तो हर काल में जो है अलग अलग वाद्य जो हैं वो प्रयोग में आए हैं। और वाद्यों की बात करें तो वैदिक काल से जो है हमारा सामवेद जो है उसमें हम अपने संगीत के इतिहास को जब लेते हैं तो सामवेद से शुरू करते हैं। तो वैदिक समय में भी वाद्य जो थे वो प्रयोग किए जाते थे गायन के साथ। तो वाद्य जो थे, जैसे हम कहते हैं कि वीणा का प्रयोग होता है या दुंदुभीति, भूमि दुंदुभीति, इस प्रकार के बहुत से वाद्य जो हैं वो वैदिक समय में भी प्रचलित थे। और वहाँ से होते हुए वाद्य जो है धीरे धीरे हर काल हर समय में कुछ रूप को बदलते हुए कुछ वाद्यों में और ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस हुई, इजाफा हुआ, उनकी बनावट बदली, उसमें जो तारों से युक्त जो वाद्य है उसमें तंत्रियों में चेंज आया, जो और वाद्य हैं उनमें उसके बनावट में, उसको उनके प्रयोग में और किस शैली के साथ प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी बहुत से भिन्नताएं हमें मिलती हैं। और हम इसके इतिहास को देखें तो हर समय में वाद्य जो है वो रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस रही है। चाहे हम वैदिक काल लें या हम रामायण महाभारत का काल लें या हम उपनिषदों पुराणों का काल लें या हम आगे चले जिस समय की बृहदेशी मतंग मुनि का समय था, या हम कहें कि आपके संगीत रत्नाकर का समय था, आमिर खुसरो का समय था, या हम मध्यकाल का समय लें, तानसेन मियाँ तानसेन का समय लें, या हम आधुनिक बात करें तो वाद्य हमेशा ही रहे हैं। और इन वाद्यों की
का महत्व जो है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आज के समय में माना जाता है। तो वाद्यों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वाद्यों को हम यदि इस प्रकार से डिवाइड करके 4 विभागों में यदि हम उसको जानें तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। यानी वाद्यों के बारे में जानना चाहें तो उसको 4 श्रेणियों में जानना जो है वो ज़रूरी है। पंडित शांगदेव ने संगीत रत्नाकर में जो है वाद्यों की 4 प्रकार से उसका विभाजन किया, यानी उसका वर्गीकरण 4 कैटेगरीज में किया है। तो ये कौन कौन सी कैटेगरीज थी? पहला था तत्वाद्य यानी तंत्र युक्त वाद्य जिसमें कि स्ट्रिंग्स होती हैं, तारे जिसमें होती हैं उसको तत्वाद्य कहते हैं। दूसरा जो है वो सुशिर वाद्य जिसमें कि हवा से फूंक कर जो है वायु के द्वारा जो है साउंड प्रोड्यूस की जाती है। उसमें जो ध्वनि का जो प्रोडक्शन है वो हवा के द्वारा या तो फूंक कर या किसी भी प्रकार से वायु के द्वारा, हवा के द्वारा उसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अगली श्रेणी है अवनद्ध वाद्य। अवनद्ध वाद्य जो है ऐसे वाद्य जिसमें कि खाल मणि हो, यानी खाल मढ़कर जो है, मढ़ना मतलब उसको लगाकर, खाल लगाकर जो है इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि आपके सामने तबला बजता है तो तबले में जो इसका ऊपर का जो पोर्शन है वो जो है वो खाल से मढ़ा गया है। तो ऐसे वाद्य जो है इनको अवनद्ध वाद्य कहते हैं, जिनको हम परकशन इंस्ट्रूमेंट्स जो है इंग्लिश में बोलते हैं। और इसके अलावा एक और कैटेगरी है वो है घन वाद्य की। घन वाद्य यानी जिसमें कि क्या कहना चाहिए कि धातु से या लकड़ी से जो है जो वाद्य बनाए जाते हैं इनको घन वाद्य, और ये पीट कर एक तरह से कि इनको टकरा कर जो है ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो ये चारों जो कैटेगरीज हैं तत्, सुशिर, अवनद्ध और घन वाद्य, इन चारों कैटेगरीज में जो है वाद्यों का विभाजन हुआ है। और आज की श्रेणी में भी, आज के समय में भी हम यदि देखें तो इन्हीं चारों श्रेणियों में यदि वाद्य का विभाजन करें तो उनको याद करना या कैटेगराइज करना जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। देखिए, इन्हीं बातों को लेकर संगीत रत्नाकर में पंडित शांगदेव ने एक श्लोक बताया है जिसमें सूत्र के रूप में जो यानी बड़े शॉर्ट वे में उन्होंने सभी वाद्यों के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है तत्, सुशिर, अवनद्ध, घन। जो मैंने चारों आपको कैटेगरीज बताई हैं वो यही हैं, तत्, सुशिर, अवनद्ध, घन। वाद्य तंत्री ततम सुशिर मतम, चर्मावनद्ध वदनमवनद्ध तु वाद्यते, घनोर्मूर्ति अभिधाता दृधते यंत्रम तधनम। ये संगीत रत्नाकर में दिया। इस श्लोक में अपने आप ही जो चारों जो वाद्य है उनके बारे में जो है पूरा बता दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले तंत्री वाद्य की। जैसे कि आप तानपुरे पे देख रहे हैं कि लगातार जो है तारों को छेड़ा जा रहा है और उसको एक बेस मानते हुए, स्केल मानते हुए हम अपने गायन को करते हैं। तो यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी वाद्य जिसमें कि तारों का इस्तेमाल किया गया है यानी स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, तंत्री जिसे कहा जाता है, वो वाद्य जो है वो तत् की कैटेगरी में आते हैं, यानी तत्वाद्य उनको कहा जाता है। इस कैटेगरी में जो है आपके तानपुरा, सारंगी, वायलिन, आपके सितार, इसराज, ये सब जो जिसमें कि स्ट्रिंग्स हैं, आप देखिए सभी में तारें लगी होती हैं। तो ये जो वाद्य है ये तत्वाद्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए तानपुरा जो है, तानपुरे को उंगलियों से छेड़ा जाता है। मैं एक बात अक्सर बताती हूँ विद्यार्थियों की, तानपुरा को बजाना कभी नहीं कहते कि भाई तानपुरा बजाओ, तानपुरा को हमेशा छेड़ा जाता है। तानपुरा छेड़ो इस शब्द का प्रयोग होता है। संगीत के विद्यार्थियों को ये जानना ज़रूरी है कि वो यदि ये कहते कि तानपुरे को बजाओ तो सरासर गलत है। तानपुरे को हमेशा छेड़ा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि तानपुरे का जो वादन होता है वो फिंगर टिप से, एकदम साइड से फिंगर टिप के वहाँ से हल्का सा तार को छेड़ा जाता है और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए तानपुरे को छेड़ा जाता है, ये कहा जाता है। अब दूसरा हम इंस्ट्रूमेंट जैसे ले कि सितार की बात करते हैं। सितार जो है उसमें उसको जो सितार को बजाया जाता है, सितार छेड़ो नहीं कहते हैं, सितार को बजाया जाता है क्योंकि सितार की जो स्ट्रिंग्स हैं उसको एक विशेष प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा जिसको उंगली में फंसाते हैं, उसको कहते हैं मिजराव।
मिजराब से जो है उसको स्ट्राइक किया जाता है, उसको आघात किया जाता है, जो तार है उसको, और फिर जो है उसमें ध्वनि प्रोड्यूस होती है। ये अलग बात है कि उसमें सितार में फ्रेट्स होती हैं जिसे हम पर्दे कहते हैं। आप अक्सर देखते हैं उसमें बहुत सारे जो है धातु के पर्दे उसमें लगे होते हैं आगे, यानी जो एक डिवाइड करते हैं एक तरह से, उनको फ्रेट्स इंग्लिश में कहा जाता है, उनको हम हिंदी में पर्दे कहते हैं। तो उन पर्दों को उसमें उंगली रखते हुए या तारों को स्ट्राइक करते हुए एक विधि है जिससे कि जो साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सितार की बात हो गई। अब वायलिन है या सारंगी जो है और इसराज, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि तंत्री वाद्य तो हैं, लेकिन इनको बजाने के लिए जो है आपके गज या कमानी कहा जाता है। एक अलग से एक स्टिक होती है जिस पे कि बाल लगे होते हैं, और वो जो है उसको उससे ही जो है इस इंस्ट्रूमेंट को इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये भी तंत्री वाद्य के अंतर्गत आते हैं। एक विशेष बात है कि जो सारंगी जो इंस्ट्रूमेंट है या वायलिन है या इसराज, इनको संगत के तौर पर गायन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब शास्त्रीय गायन होता है, मैं शास्त्रीय गायन की बात करती हूँ, वैसे आप चित्रपट संगीत ले लीजिए, सुगम संगीत ले लीजिए, या गज़लों की बात करें तो वहाँ पर एक सहयोगी के तौर पर जो है सितार को भी लिया जाता है, और फिल्मी म्यूज़िक में तो बहुत सितार का प्रयोग किया गया है। लेकिन जहाँ तक मैं बात करती हूँ शास्त्रीय संगीत की, वहाँ पर संगत के तौर पर सारंगी, वायलिन या इसराज इसको लिया जाता है। उसका कारण ये है कि सारंगी जो इंस्ट्रूमेंट है ये मनुष्य की जो आवाज़ है उसके बहुत करीब है, उसको हूबहू जो है उसको कॉपी करता है। और मींड की जो बात करते हैं हम, लाग से जाना मींड से, ये सारंगी जो है इसको बहुत अच्छे से कॉपी कर लेती है। वायलिन में भी, वायलिन को भी संगति के तौर पर लिया जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स विशेष हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स की जो ये एकल भी इनका वादन होता है और संगत के तौर पे, यानी सोलो इनका परफॉर्मेंस भी किया जाता है, और इनको एज ए कंपनी आपके संगत के तौर पर कलाकारों द्वारा इसका प्रयोग हुआ है। तो ये तो बात थी तंत्री वाद्य की, और इन वाद्यों के बारे में जानने के बाद अब हम आगे चलते हैं सुशिर वाद्य के बारे में। सुशिर वाद्य यानी जिसमें कि वायु के द्वारा जो है ध्वनि को जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि हवा के द्वारा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मेरे बोलने के साथ साथ ही आपके मस्तिष्क में आ गए होंगे कि शहनाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। आपने देखा हमेशा मुंह से फूंक कर उसमें जो है साउंड प्रोड्यूस की जाती है। और इसके अलावा बांसुरी, जिसे वेणु भी कहा गया है, और कहते हैं कि बांसुरी जो है एक बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है जो कि भगवान श्री कृष्ण से उसको जोड़ा गया है। तो बांसुरी में भी, या मुरली आप कहते हैं, इसमें भी हवा के द्वारा यानी फूंक कर जो है उस पर साउंड प्रोड्यूस की जाती है। एक और वाद्य है जो कि हम अक्सर जो है उसको धार्मिक कार्यों से जोड़ते हैं, वो है शंख। तो शंख जो है वो भी एक वाद्य के तौर पे, जिसमें कि फूंक कर जो है हवा द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और जहाँ तक पुराने समय की बात है, ऐसा अक्सर देखा गया कि पहले के समय में जो है शंख ध्वनि से जो है वो कोई भी शुभ कार्य शुरू किया था। आज भी ये चीज़ें चल रही हैं। और जहाँ तक युद्ध की बात है तो शंख के द्वारा ही युद्ध शुरू होता था और शंख के ध्वनि से ही उसका समापन होता था। ऐसे जो है ग्रंथों में इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। तो यानी शंख जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता था। आज भी शुभ कार्यों का जो शुरुआत होती है उसको हम शंख ध्वनि से करते हैं, उसको बहुत शुभ माना जाता है। तो इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट वो था बिगुल। बिगुल जो है जैसे कहते हैं कि कोई रण में जा रहा है तो बिगुल बजाते हैं। आज भी आप देखिए कि आर्मी बैंड्स में जो है बिगुल का बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये सुशिर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। जहाँ तक शहनाई की बात करते हैं, शहनाई में स्वरोत्पत्ति जो होती है, यानी स्वर की उत्पत्ति जो है वो एक पत्ती होती है उसके साथ शहनाई में लगी हुई, उसके द्वारा
और हवा को फूंकते हुए जो है उसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो ये बड़े ही खूबसूरत जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे भारतीय संगीत में। और इसमें अब जैसे शहनाई जो है या बांसुरी जो है, इनका तो शास्त्रीय संगीत में बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसमें एक तरह से जो क्लासिकल रागों का को बहुत अधिक देर तक इसमें जिस प्रकार से गायन में या सितार वादन में जो है हम रागों को गाते या बजाते हैं, उसी प्रकार से इन वाद्यों में भी रागों को बजाया जाता है और उसका आनंद ही अलग होता है। हम शहनाई की बात करते हैं तो आप देखिए कि ऑल इंडिया रेडियो का जो प्रसारण शुरू होता है तो सबसे पहले शहनाई से ही शुरू होता है। तो क्योंकि शहनाई को बहुत ही शुभ माना जाता है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जो है वो तो शहनाई के पर्याय माने गए हैं हिंदुस्तानी संगीत में। तो ये जो है ये थे सुशिर वाद्य। तो आप समझ गए होंगे सुशिर वाद्य का मतलब होता है ऐसे वाद्य जिसमें कि हवा के द्वारा जो है स्वरोत्पत्ति की जाती है। अब अगला हम यदि लेते हैं वो है अवनद्ध वाद्य। अवनद्ध वाद्य यानी जो कि चमड़े से मढ़कर जिन वाद्यों को बनाया गया है, यानी लेदर जो है, जो एक तरह से कहते हैं कि स्किन की, एनिमल स्किन जिसमें यूज़ होती है। पहले समय से ही जो जानवरों की जो खाल है उसको मढ़कर जो है वो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता था। जैसे कि हम ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लेते हैं, तबला है, पखावज है, मृदंग है, ढोलकी है, ढोल है, ये सभी में आप देखिए कि जानवर की खाल जो है वो मढ़ी रहती है। एक और बात बताएं कि तबले में जैसे हम जो इसकी ऊपर की आप देखिए तबला सामने है तो तबले पे ऊपर का जो इसका हिस्सा है उसमें खाल बनी हुई है और उसके ऊपर कुछ ब्लैक सा आप देखिए कि एक राउंड सा ब्लैक सा पोर्शन है, उसको स्याही कहते हैं। तो ये भी एक तरह से कहा जाए कि इसके लिए भी एक विशेष पदार्थ होता है जिसमें कहते हैं आयरन रस्ट जो कहा जाए, उसको भी इस्तेमाल किया। तो एक विशेष जिसको जो बनाने वाले हैं वाद्य को वो उसके बारे में बेहतर जानते हैं। और इसको जो ऊपर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो पोर्शन होता है, इसको हम पूड़ी कहते हैं। और बद्धी, मेरे ख्याल से इसको बद्धी कहा जाता है। तबले पे यदि कैमरे से हो सके तो आपको दिखाया जाए तबले को, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो तबले, क्योंकि हमारे सामने इस समय अवनद्ध वाद्य तबला रखा है तो हम तबले के सहायता से आपको ये चीज़ बताते हैं। तो तबले को जहाँ तक लिया जाए तो ये देखिए, ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये पोर्शन जो है ये वाइट जो आपको दिख रहा है, ये जो है खाल से मढ़ा गया है। और इसको, ये जो ऊपर का पोर्शन है, इसको पूड़ी बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये भी एनिमल स्किन से बनता है और इसको हम कहते हैं बद्धी, यानी इससे बांधा गया है तो इसे बद्धी कहा जाता है। इसी प्रकार से ये दायां और बायां देखिए, उसमें भी दूसरे वाले पोर्शन में भी आप देखिए ऊपर का जो हिस्सा है वो एनिमल स्किन से बना है, यानी जानवर की खाल से बना हुआ है। और उसमें भी देखिए बद्धी उसमें भी है। एक चीज़ और, ये जो ब्लैक वाला, ये जो नीचे का पोर्शन देख रहे हैं, ये धातु से बना है। तो यहाँ पर कॉपर का इस्तेमाल किया गया, कई जगह स्टील का इस्तेमाल भी किया जाता है। और तबले में क्योंकि दो पोर्शन है, दायां और बायां, क्योंकि बिल्कुल सरल तरीके से शायद इसका नामकरण किया गया। दायां मतलब जो दाएं हाथ से बजाया जाता है, यानी राइट हैंड से, बायां जो कि लेफ्ट हैंड से यानी बाएं हाथ से जिसका वादन किया जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि अवनद्ध वाद्य की कैटेगरी में यही इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने है, इसलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बता। ये जो स्याही है, इसको स्याही बोला जाता है। इसके लिए एक विशेष पदार्थ होता है जिसको कि इस पर लगाकर इसको बनाया जाता है। तो ये तो अवनद्ध वाद्य की बात थी। इसके अलावा देखें तो पखावज भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसपे कि जो मृदंग के ही शेप का होता है, उसमें भी दोनों साइड्स पे जो है वो खाल मढ़ी जाती है। और पखावज की एक विशेष बात है कि पखावज में एक तरफ जो है जो आटे का जो डव होता है, यानी जब हम आटा गूंथते हैं तो उसका एक गोला जो है, जितना एक रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, उसको अंदाज़न जो है उसको आटे को उस पर लगाया जाता है, जिससे कि एक विशेष प्रकार की साउंड जो है उससे निकलती है। तो जब उसको बजाते हैं तो वो साउंड जो है उसका इफ़ेक्ट जो है बिल्कुल अलग ही होता है। और अक्सर पखावज तो आपने देखा कि ध्रुपद के साथ ही, उसका ध्रुपद धमार के साथ पखावज का प्रयोग किया जाता है।
तो वहाँ पर जिस प्रकार की ध्वनि की ज़रूरत होती है उस प्रकार की ध्वनि उससे प्रोड्यूस होती है। और एक तरफ जो है पखा बज के यही इसी प्रकार की स्याही लगती है। और इसके अलावा ढोल, जो आपने देखा है कि ढोल नगाड़े की बात करते हैं आप, ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो वो भी जो है अवनद्ध वाद्य है, क्योंकि उसमें भी खाल जो है मढ़ी जाती है। इसके अलावा आप देखिए कि ढोल की जो है, जो घरों में कीर्तनों में या कहा जाए कि महिलाएं जिसका इस्तेमाल करती हैं, मंदिरों में कीर्तन होते हैं, कहीं भी पुराने समय में लोग थक हार के जो है शाम को खेतों से आते थे और बैठ के जो है उनका मनोरंजन, तब तो ना तो टेलीविज़न था, ना रेडियो था, ना कोई मोबाइल फ़ोन में ऐसे कोई संगीत था कि जी उसको डाउनलोड कर ले, जो आज की ज़माने की बात मैं कर रही हूँ। तो उस समय इसी प्रकार से इतना मनोरंजन होता था कि शाम को सभी लोग इकट्ठा होके जो है गीत गाया करते थे, वो चाहे भजन कीर्तन हो या वो लोकगीत हो या कोई और तरह के गीत हो, तो उनको गा के उस वहाँ पर ढोलकी का इस्तेमाल किया जाता था। और ये ढोलकी भी जो है इसमें भी खाल मढ़ी जाती थी, तो वो भी एक तरह का अवनद्ध वाद्य है। डफली जो है, डफली में भी एक विशेष प्रकार की डफली जिसमें कि खाल मढ़ी जाती थी एक तरफ और एक तरफ खाली, तो वो भी इसके अंतर्गत लिया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी वाद्य जिसमें कि खाल मढ़ी है वो आपके अवनद्ध वाद्य के अंतर्गत आता है। और इनको या तो पीट कर, हाथ से पीट कर, या जो स्टिक्स हैं यानी जो डंडिया है जिसे कहा जाए, उससे पीट कर ध्वनि को निकाला जाता है, ध्वनि प्रोड्यूस की जाती है। तो ये इसकी खासियत है। कभी कभी आप अक्सर देखते होंगे मेलों में बड़े बड़े ढोल होते हैं, उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको बड़ी बड़ी मोटी स्टिक्स जो होती हैं उससे पीट कर जो है उसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है। या हम कहें कि एक और उदाहरण की पुराने ज़माने में जो घोषणाएं की जाती थी, जो राजा महाराजा बादशाह लोग घोषणाएं करते, तो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से नगाड़ा पीट कर जो है वो ध्वनि को, क्योंकि वो एक तरह से अट्रैक्शन लेने का जो है आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का एक साधन होता था। तो इस प्रकार से ये अवनद्ध वाद्य प्रयोग होते थे। अब अवनद्ध वाद्य के बाद एक और अन्य कैटेगरी आती है और वो है घन वाद्य। घन वाद्य यानी धातु और लकड़ी से बने हुए ऐसे वाद्य जिनको कि आपस में टकरा कर जो है ध्वनि उत्पन्न की जाए। ऐसे वाद्यों में आप ले कि मंजीरा है, झांझ है, चिमटा। आप देखिए कि कीर्तन होते हैं तो उसमें चिमटे की जो है वो बाकायदा वो बजता है, तो वो भी क्योंकि धातु से बना हुआ है। या हम कहें कि झांझ, जो अक्सर देखिए आप आर्मी बैंड में आप चल रहे, बड़े बैंड की परेड के साथ एक ज़ोर से झांझ बजता है, तो क्यों क्या है वो दोनों धातु से और आपस में टकराने के बाद जो है ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो ये इस प्रकार के कोई भी वाद्य जिसमें जो कि धातु से बने हैं या लकड़ी से बने हैं, वो आपस में टकराकर जब उसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो उसे हम घन वाद्य कहते हैं। तो देखिए कोई भी वाद्य हो वो इन सब कैटेगरीज़ में, इन चारों कैटेगरीज़ में आते हैं। उनको हम उसकी बनावट के हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आधुनिक समय में क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, जैसे हम कहते हैं कि ऑक्टोपैड है, ऑक्टोपैड में आजकल क्या है कि तबले की भी, ढोलकी की भी, ढोल की भी, इन सब की साउंड उसमें निकलती है। तो ये क्या कहना चाहिए कि ये एक आधुनिकता का अपना एक अलग बात है, लेकिन वो हम ये नहीं कह सकते कि जो वाकई जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, ओरिजिनल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उनकी एक अलग ही महत्ता है और उनको हमने इन चार कैटेगरीज़ में डालकर हम उसको उसके वादन से हम आनंद ले सकते हैं। वाद्यों का जो ग्रुप होता है जब इकट्ठे बजाते हैं उसको कहते हैं वाद्य वृंद यानी ऑर्केस्ट्रा। और ये ऑर्केस्ट्रा जो है इसका वर्णन भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में कुतब के नाम से इसको बताया है। और ऑर्केस्ट्रा जो है वो भी बहुत पॉपुलर है। एक और बात अंत में मैं कहना चाहूँगी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स जो भी बजाए जाते हैं, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या कोई भी संगीत हो, उसको ये ट्यून किए जाते हैं, यानी मिलाना, उसको बिल्कुल स्वर में मिलाना। जैसे हम अभी गा भी रहे थे तो हमने उससे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो मिलाए हैं। जिस स्वर में गायक गा रहा है उसी के आधार पर जो है जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्यून किए जाते हैं, यानी मिलाए जाते हैं।
और या एकल वादन के लिए भी जब आर्टिस्ट उसको बजाना चाह रहा है तो वो पहले ट्यून करता है उसको, पूरे इंस्ट्रूमेंट स्वरों के आधार पर मिलाता है, उसके साथ ही जो है उसका वादन होता है। और वाद्यों की विशेष देखभाल की जाती है, वाद्यों को भी उस सुरक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप बजा के छोड़ दें, वाद्यों की भी प्रॉपर देखभाल की जाती है। और वाद्यों का प्रयोग अकॉर्डिंग टू नीड, जितनी आवश्यकता है, ये नहीं कि हम क्लासिकल गा रहे हैं और हमें सिर्फ तबला और तानपुरे की आवश्यकता है या सारंगी की आवश्यकता है, हम साथ के साथ और भी चीज़ें ले लें, उसकी ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू नीड जितनी ज़रूरत है उतने ही इंस्ट्रूमेंट्स को संगत के रूप में लेना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि आपको वाद्यों के बारे में, हिंदुस्तानी संगीत में जो वाद्य हैं उनके बारे में आपको जानकारी जो है वो समझ में आई होगी, और इन चारों कैटेगरीज़ को आप आसानी से जो है समझ गए होंगे और याद कर लिया होगा। अपने इस सेशन में हम आपको विलंबित ख्याल राग बिहाग के अंतर्गत बताएंगे। और इससे पहले मैं आपको वाद्यों के बारे में बता रही थी, तो एक चीज़ मेरे जहन में आई कि मुझे जो इंस्ट्रूमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बताना ज़रूरी है कि जब हम गायन में यदि हम किसी बंदिश को गाते हैं तो हम कहते हैं विलंबित ख्याल गाना या द्रुत ख्याल गाना। यदि हम कुछ गा रहे हैं, हम कोई बंदिश गा रहे हैं, तो जब इन बंदिशों को, या हम कहें कि जब इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में कोई बंदिश बजाई जाती है तो उसको हम गत कहते हैं। यानी वहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि विलंबित ख्याल बजा रहे हैं
या द्रुत ख्याल बजा रहे हैं, हम कहेंगे गत बजा रहे हैं। आप कौन सी गत बजा रहे हैं ये जो वादक है वो बताएगा, या वो कहेगा मैं अमुक गत बजा रहा हूँ, मैं इसके बाद ये गत बजाऊँगा। तो अब ये गत क्या है आपको समझ में आएगी, लेकिन ये गत भी दो प्रकार की होती है। एक है मसीद खानी गत और दूसरी है रज़ा खानी गत। तो मसीद खानी गत जो है वो जयपुर के उस्ताद जो है मसीद खां साहब, इनके नाम पर है। और उस्ताद मसीद खां साहब जो जयपुर के थे, उन्होंने जो शुरू में जो तंत्री वाद्य था जिसको हम सहतार कहते हैं, उसको वो त्रितंत्री यानी 3 स्ट्रिंग से युक्त था। उसमें 4 और जो है तारे उसमें जोड़कर उन्होंने उसे 7 स्ट्रिंग से युक्त जो है वो इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसको सहतार या सितार के नाम से भी जानते हैं। और आगे उसमें उन्होंने 23 पर्दे जो हैं वो बढ़ाकर, जो है उनकी संख्या जो पर्दों की बढ़ाकर उसको 23 कर दिया और उसे अचल ठाट वाला बना दिया। अब ये है कि साथ ही ध्रुपद धमार जो है, जैसे ध्रुपद धमार की शैली मध्यकाल में जो है वो प्रचलित थी। हम जब मियां तानसेन की बात करते हैं तो ध्रुपद धमार की ही शैली उस समय प्रचलित थी, ख्याल उस समय बना भी नहीं था। तो ये जो ध्रुपद धमार की जो गायन शैली थी, इसके ही आधार पर जो वादन किया जाता था इस वाद्य पे, तो उसको जो है एक तरह से उन्होंने नाम दिया, जो स्लो टेम्पो में था उसको उन्होंने मसीद खां गत जो है मसीद खानी गत के नाम से उसको उन्होंने बनाया। और आज भी हम कहते हैं मसीद खानी गत। जैसे मसीद खानी गत की बात आती तो समझ जाना चाहिए कि विलंबित रचना जो है यानी स्लो टेम्पो में बजने वाली जो रचना है वो मसीद खानी गत इस पे बजाई जा रही। इसे दिल्ली बाज या पश्चिमी बाज भी कहा जाता है। तो एक तरह से समझे कि गत यानी जो कुछ भी बंदिश बजाई जा रही है सितार में या और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, और उसके अलावा जो छोटे ख्याल की बंदिश हम कहते हैं यानी द्रुत लय की जो भी गत बजाई जाएगी उसे रज़ा खानी गत कहते हैं। और उस्ताद रज़ा खां थे जो कि मसीद खां साहब के ही शिष्य थे। उन्होंने ये लखनऊ के रहने वाले थे और इन्होंने जो है द्रुत लय में जो गत जिसको इन्होंने बनाया उसका नाम इन्होंने रज़ा खानी गत के नाम से दिया। और इसको जो है लखनवी बाज भी इसको कहा जाता है। मसीद खां साहब और रज़ा खां साहब ये जो है इन दोनों के नाम से मसीद खानी गत और रज़ा खानी गत जो है वो आज भी बजाई जाती है। आज भी यदि कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में कोई कलाकार जब भी अपना वादन प्रस्तुत कर रहा होता है तो वो कहते हैं भाई मसीद खानी गत पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ या मैं सिर्फ एक रज़ा खानी गत बजाऊँगा। तो इस प्रकार से अनाउंसमेंट्स होती है या वो बताते हैं। तो ये विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि परीक्षा के समय में विद्यार्थी ये कहते हैं कि हमें विलंबित ख्याल तो बताया है, हमें द्रुत ख्याल बताया, मसीद खानी गत क्या है। तो जो वोकल के जो विद्यार्थी हैं यानी गायन के विद्यार्थी, उनको ये पता होना चाहिए कि गत का अर्थ ही है कि वो इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ, और मसीद खानी गत और रज़ा खानी गत। इसी प्रकार से जो इंस्ट्रूमेंटल जो विद्यार्थी होते हैं उनको पता होना चाहिए कि विलंबित ख्याल का मतलब है वोकल, मध्य लय का ख्याल या द्रुत लय का ख्याल जो है वो, या छोटा ख्याल या बड़ा ख्याल हम कहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो वोकल से रिलेटेड है। उसका हम उसको इस पे नहीं कह सकते, इंस्ट्रूमेंट पे नहीं कह सकते भाई अब आप सितार में विलंबित ख्याल सुनिए, ये अनाउंसमेंट कभी नहीं होती। ये कहते हैं कि आप सितार पर मसीद खानी गत अमुक राग में सुनिए। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर, क्योंकि ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जिसमें कि विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। और जिस समय ख़ासतौर पर परीक्षाएं होती हैं, ऐसा कोई प्रश्न आ गया कि मसीद खानी गत और या रज़ा खानी गत की स्वरलिपि बताइए, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा घूम जाते हैं कि हमें तो विलंबित ख्याल बताया गया या हमें द्रुत ख्याल बताया गया, तो मसीद खानी गत क्या चीज़ है। तो मेरे ख्याल से इस बात से आपको ये एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि मसीद खानी गत क्या है और रज़ा खानी गत क्या है। थोड़ा सा उसके बारे में भी बताया कि किन किन लोगों ने इसका आविष्कार किया और किन के नाम से जानी जाती है। अब हम लेते हैं एक विलंबित ख्याल जो राग बिहाग में है। इसके ये क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 3 में इसकी स्वरलिपि भी है, उसी में से लिया है जो पंडित भातखंडे जी द्वारा संग्रहित है। इसके बोल हैं, कैसे सुख सोवे नींदरिया शाम मूरत चित्त चढ़ी। और इसका अंतरा है, सोचे सोचे सदा रंग ओ कलावे या विध गांठ पड़ी।
तो अर्थ एकदम आपको क्लियर है कि कृष्ण की जो मूर्ति है वो मेरे हृदय में बस गई है, इसलिए मुझे नींद कैसे आएगी। ये एक इसका भाव है, सरल भाव बिल्कुल। और मैं सिर्फ ये सदारंग जी की बंदिश है, और उन्होंने क्योंकि उपनाम भी जो है वो बंदिश के साथ दिया है, तो ये बिल्कुल पहचान में आ जाती है कि सदारंग जी की बंदिश है। बंदिश का मतलब है कॉम्पोजिशन, तो उन्होंने इसकी रचना की है। तो इसका अर्थ भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब ये बंदिश जो है ये एक ताल में है, इसे ये विलंबित ख्याल कहा जाता है, यानी जो स्लो टेम्पो में है। लेकिन हम इस बंदिश में बिल्कुल बराबर की एक ताल यानी स्लो टेम्पो में बजा, लेकिन बराबर की, ताकि आप इसको ठीक से सीख पाएँ और याद कर पाएँ। मैं बंदिश के बोलों को भी गाऊंगी और उसकी नोटेशन को भी गाऊंगी, ताकि आप इसको समझ सके, सीख सके। कैसे सुख सोवे दरिया, राता जी। इसको मेरे ख्याल से बराबर का की जहाँ बात आ रही, तो बराबर में हम बिल्कुल एक एक मात्रा पे एक एक तबले का बोल लेते हैं। हम इसको पुनः शुरू करते हैं। कैसे सुख अब इस बंदिश की जो मुखड़ा है वो कितने मात्रा का है? कैसे सुख सो, यानी हमने 4 मात्रा काउंट की। सो पर जो है इसका सम है, तो 4 मात्रा का मुखड़ा है। तो आप देखिए 12 जो मात्रा है, 12 मात्रा की एक ताल है, और इसमें से आप 4 जो है वो निकाल दीजिए, यानी 12, 11, 10 और 9। इसका मतलब कि आपने बंदिश को नवी मात्रा से शुरू करना। 8 मात्रा पहले निकल के 9वीं मात्रा से आपने मुखड़ा शुरू करना है, उसके बाद आपका सम आएगा। तो हम यदि इसको ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि हम उसको गाते गाते फिंगर से उसकी गिनती भी कर सकते हैं। जब शुरू के टाइम पे हम बंदिश को सीखें, धीरे धीरे जब जितना आप अभ्यास करेंगे, मैच्योरिटी आएगी, तो आप इसको 24 में या इसको 48 में, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, जो तालों के बारे में जब आपको बताया था, उसमें भी आप इसको गा सकते हैं। बंदिश को याद करने के लिए हम उसको बराबर की जो 12 मात्रा है उसमें हम उसको याद करते हैं। तो अब आप देखिए, इसको हम 8 मात्रा काउंट करने के बाद हम मुखड़े को उठाते हैं। फिर से तबले बजेगा, धिन धिन धा दे ती कित तू ना कत
ता, उठाइए। कैसे सुख सोवे दरिया मूरता चीता चढ़ी सानी सामगा सा सानी पा सा मागा मागा पा पा नी दा सा सा नी पा 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 ग म ग ग म प द म ग सा नी सा म ग सा नी नी सा नी पा सा मा गा पा 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 नी दा सा सा नी पा 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 ग म ग ग म प द म ग सा नी सा म ग सा। तो जो बंदिश गाई थी उसकी नोटेशन भी मैंने आपको गा के बता दी। नोटेशन के समय ये ध्यान दीजिए, सा नी प, तो यहाँ पर सा नी द प, तो मींड से वापस आना, सा नी प नी द प। ये जो है, जैसे इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया राग बिहाग में किस प्रकार से अवरों में अल्प धैवत और अल्प ऋषभ का प्रयोग होगा, वो आपने विशेष तौर पे ध्यान देना है। अब इसके अंतरे की तरफ चलते हैं। अंतरा भी वही नवी मात्रा से शुरू होगा। हम पहले तबले पर मात्राएं देखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, उठाइए। सोचे सोचे सदा रंगा ओ कला गा ठा पारी सोचे सोचे सदा रंगा ओ कला
सा सा नी नी रे सा सा नी पा पा ग म ग ग म प द म ग सा सा म ग पा नी द सा सा नी प पा पा ग म ग ग म प द म पा सा सा नी नी रे सा सा नी पा पा ग म ग ग म प द म ग सा सा म ग पा नी द सा सा नी प पा पा ग म ग ग म प द म के से सो ख सो रे। तो ये था विलंबित ख्याल, जो कि मैंने स्थाई और अंतरा दोनों गाने के बाद मैंने आपको उसकी स्वर लिपियां भी आपको गाकर बताई हैं, क्योंकि इससे पहले आपको आलापचारी इसकी बता दी गई है, इसमें किस प्रकार से ताने बनाई जाती वो भी बताई गई है। अब हम बंदिश, यदि वो विलंबित ख्याल की बंदिश है या द्रुत ख्याल की है या मध्य लय की है, उसके आधार पर ही हम जो है उसमें आलाप करेंगे। विलंबित ख्याल में एक खास बात यह है कि विलंबित ख्याल की जो आलापचारी है वो, क्योंकि विलंबित ख्याल काफ़ी देर तक गाया जाता है, इसलिए धीरे धीरे जो है स्टेप वाइज हम जो है उसके जो आलापचारी उसमें राग का विस्तार करेंगे। हम पहले ही आलाप में जो है तार सप्तक के सा पर नहीं पहुंच जाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, कैसे सुख सो कैसे सुख सोवे प सा कैसे सुख सोवे। तो मंद्र के स्वरों से हमने शुरू किया, सा पर रुकना है काफी देर तक। आप चाहें तो सा सा गा सा प सा सा गा सा कैसे सुख सोवे। तो इस प्रकार से जब हम, क्योंकि बराबर की मात्रा में चल रहा है, तो हम अपने आलाप को बढ़ाकर 2 या 3 आवृत्तियों में भी हम अपने आलाप को गा सकते हैं, लेकिन ठहर के इत्मीनान से जो है बढ़त होनी चाहिए। ये नहीं कि एकदम से हमने जल्दी, और हम जब आलाप कर रहे हैं तो उसमें हमने काउंटिंग नहीं रखनी है, हमने ताल का ध्यान रखना है। हमको पता है कि कहाँ से कत्ता के बाद जो है नवी मात्रा से हमने जो है मुखड़ा उठाना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और जब ताल चल रही हो उसके साथ इस प्रकार से नहीं गाएंगे, ने सा सा गा गा
सा सा, ये थोड़ा सा बचकाना सा लगता है क्योंकि इसमें वो मैच्योरिटी गाने में नहीं आती। शुरू में आप जब अभ्यास करेंगे थोड़ी सी आपको क्या कहते हैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा, आपको लगेगा मैं ताल पे ध्यान दूँ कि मैं गाने पे ध्यान दूँ या मैं स्वर पे ध्यान दूँ। आप धीरे धीरे करिए, बार बार इस लेक्चर को बार बार सुनिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि पहले आपको विस्तार से आलापचारी या पलटों के बारे में बता दिया गया है, फिर पिछली 1-2 सीरीज़ से आपको इस राग के बारे में छोटे ख्याल के साथ आपको उदाहरण के साथ बताया गया है। आप इत्मीनान से पहले बंदिश को याद करिए, फिर 12 मात्रा या तो तालमाला पर लगाकर या फिर तबले की संगति के साथ उसको कोशिश करिए कि कहाँ से मुखड़ा उठाते हैं उसको पहले पक्का करिए, और फिर धीरे धीरे अपने आलाप के साथ आप उसको बढ़त करिए। तो इसी प्रकार जब हम विलंबित ख्याल के स्थाई की बढ़त करते हुए जब हम ताड़ सप्तक के सा पर आकर अपने आलाप को रुकते हैं, न्यास करते हैं, तो उसके बाद हम अंतरे को उठाएंगे। यानी कि हम आलाप करते हुए नीचे वाले सा पे आ गए और क्या कहते हैं मंद्र के स्वरों पर आ गए दोबारा से, और फिर हम अंतरे को उठा रहे हैं, तो वो सीक्वेंस कुछ ठीक नहीं लगती सुनने में भी और गाने में भी। तो कोशिश करिएगा कि जब आप अंतरा उठाते हैं तो आप ताड़ सप्तक के सा पर जाकर आप ठहरें। यदि ऐसा नहीं तो कोशिश करिए कि पंचम पर तो आप कम से कम आकर अपने उस आलाप को समाप्त करें, ताकि वहाँ से आपको ताड़ सप्तक के स्वरों को उठाने में या मुखड़े के अंतरे को उठाने में आपको सहजता हो। आप नीचे की तरफ जाएंगे मंद्र की तरफ या मध्य सप्तक के षड्ज पर आकर संपन्न करेंगे तो अंतरा उठाने में आपको बहुत अजीब सा लगेगा, इतना आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के इस लेक्चर से विलंबित ख्याल राग बिहाग का सीखा, किस प्रकार से उसमें आलापचारी की जाती है, इसको भी आपने जाना। और कोशिश करिएगा कि इस बंदिश को बार बार गाए, तब आपको बंदिश याद होगी और आप उसके साथ जो है ताल का भी पूरा ध्यान रखिए, और राग के विस्तार करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं आएगी। मित्रों, हमें आशा है कि हमारी ये परिचर्चा आपके लिए काफ़ी लाभान्वित हुई होगी। इसी बात पर हम डॉक्टर यजुर्वेदी, गगनजीत कौर और लाल बाबू राय जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमारे स्टूडियो आए और उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। मित्रों, इसी बात पर हमें अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।